वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ सरोज सर। सरोज सर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी सब क्लास 11 में नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और बच्चों में काफ़ी उत्साह है और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न भी है कि वो लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से साइंस में उन्होंने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है, कॉमर्स वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो इसमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कॉमर्स हम लोगों के लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में अभी से हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अभी से धीरे धीरे हम लोग आगे कॉमर्स का हर एक टर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी लेंगे और हम कॉमर्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो लोग मेरा चैप्टर 1 का वीडियो भी जरूर देख लें। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 2 का फर्स्ट डे का डिस्कशन है। नाउ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू फॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। एक बिजनेस एंटरप्राइजेज एक संस्थागत अरेंजमेंट है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी का ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ओनरशिप के बेसिस पे बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज and you can very easily see forms of business enterprises, and they are categorized in 3: private enterprises, public enterprises and joint sector enterprises. Now you can very easily see private enterprises owned, managed and controlled by private person, public enterprises owned, managed and controlled by government, and joint sector enterprises owned, managed and controlled by private and government enterprises. बिजनेस enterprises को 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइवेट enterprises तो ये इसका मालिकाना हक किसी एक प्राइवेट आदमी के पास होता है और उसी के द्वारा मैनेज और कंट्रोल भी किया जाता है। पब्लिक इंटरप्राइजेस इसके जो मालिक होते हैं वो गवर्नमेंट है और उसी के द्वारा कंट्रोल भी किया जाता है। जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलके काम करते हैं और दोनों ही उसके ओनर होते हैं और कंट्रोल भी दोनों का होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमारे पास देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस है। इनमें से जो फर्स्ट 3 टाइप है इनको नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म्स हैं और ये जो 2 हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस है। नाउ वी आर मूविंग फर्दर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। दैट इज फर्स्ट द सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड हियर there are 2 words, sole and proprietor. Sole means only and proprietor means owner. On the basis of these words we will define sole proprietorship. Sole proprietorship means a firm organization in which there is only owner of business. यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक सिंगल आदमी ही उसका ओनर होता है। He himself manages and is only receipt of all profits and losses और रिस्क। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला आदमी
ही उसका मालिक होता है और उसी के द्वारा ये मैनेज भी किया जाता है, और किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है उसी के द्वारा बियर किया जाता है। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट, सिंगल ओनरशिप। इसमें स्वामित्व एक का होता है। ही इज द ओनर ऑफ ऑल द एसेट्स एंड रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ वो अकेला ही आदमी रहता है और वही उसका ओनर भी होता है और जितने भी एसेट होते हैं उसका मालिक होता है। जैसे आप लोग अपने घर के सामने का किराना स्टोर को देखे होंगे, तो उस किराना स्टोर का जो मालिक होता है वो अकेला एक आदमी होता है, और उस दुकान में जो भी सामान होते हैं, जो भी वहाँ का एसेट है, सामान है, वो सभी का वही एक ओनर है, सिंगल वो स्वामी है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। The business has no separate existence or entry that of the business. All the assets and liabilities of the business are that of the businessman. कभी कभी हम लोग जो सामने के किराना स्टोर है उसका कोई भी नाम अगर है, XYZ कुछ भी नाम है, कभी कभी हम लोग उस नाम से न पुकार के उस बिजनेसमैन के नाम पर भी पुकारते हैं। श्याम का स्टोर, राम का स्टोर, इस तरह से हम लोग बहुत सारे अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं। तो यहाँ पे जो लीगल एंटिटी है, कानूनी दृष्टि से उसका फर्म यानी कि बिजनेस और वो व्यक्ति अलग नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और ओनर दोनों एक ही होता है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, और इस नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए किसी तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं होता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटर हैज फुल पावर टू कंट्रोल एंड मैनेज सच ऑर्गेनाइजेशन, और इसके मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल सोल प्रोप्राइटर उसके मालिक पर ही होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड in case the asset of business are not sufficient to meet its debts, the personal property of owner can be used for paying debts. इसका अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरह का अगर बिजनेस को चलाने के लिए वो लोन लेता है, और अगर वो लोन बिजनेस के एसेट्स को बेच करके भी नहीं चुका सकता है, तो उसको अपने पर्सनल एसेट को बेच करके वो लोन चुकाना पड़ सकता है। अनडिवाइडेड रिस्क मीन्स द ओनर बियर्स ऑल द लॉसेस एंड एंजॉयज ऑल द गेन्स। इसका मतलब क्या है, वो जो रिस्क है यानी प्रॉफिट है और लॉस है वो किसी के साथ डिवाइड नहीं करता है। तो इसका जो ओनर होता है वो अकेला पूरा का पूरा प्रॉफिट भी उसका हक है, और अगर किसी तरह का लॉस होता है तो उसका भरपाई भी उसे खुद करना होता है। सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, और इस तरह का जो बिजनेस होता है कुछ स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। इट इज सुटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज, ऐसे जगह पर जहां पर्सनलाइज सर्विसेज का जरूरत पड़ता है। एंड स्मॉल स्केल एक्टिविटीज, बड़े लार्ज स्केल में ये ज्यादा कारगर नहीं होता है, स्मॉल स्केल में ये बहुत अच्छा कारगर होता है। लाइक एग्रीकल्चर, द जॉब ऑफ स्टिचिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, सैलून एक्सेट्रा। इन सब के लिए इसमें पर्सनलाइज सर्विसेज का जरूरत होता है, और इसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा बिजनेस फॉर्म है। सीक्रेसी। ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द बिजनेस rest only with the owner, so that no outside party can take any under advantage of it. इसमें सीक्रेसी काफी ज्यादा होता है क्योंकि ओनर ही उसका अकेला मालिक होता है। उसे अपने जो बुक्स हैं वो पब्लिकली पब्लिश नहीं करना होता है, और वो अकेला अपनी जो बिजनेस की सीक्रेसी है उसको मेंटेन करता है। वो उसके पास जितना भी सीक्रेट होता है वो उसके पास खुद होता है, उसे दूसरे को बताने की जरूरत नहीं होती है। उसके बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या हैं उसे दूसरे के साथ शेयर करने की उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका हम लोग मेरिट्स पढ़ने जा रहे हैं।
First, easy formation. It can be easily started and closed as there is no need to observe any legal formalities. इसे स्टार्ट करना बहुत आसान है क्योंकि इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम या ना के बराबर होते हैं। क्विक डिसीजन, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर एक अकेला उसका मालिक होता है, जो वो डिसीजन लेता है वही डिसीजन लागू होता है उस बिजनेस पे, इसलिए इसमें क्विक डिसीजन पॉसिबल है। अ सोल ट्रेडर टेक्स द डिसीजन क्विकली एज ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीबडी अबाउट हिज डिसीजंस। सीक्रेसी, all the secrets are confined with the owner. They are not shared with anybody. Direct motivation. Direct relationship between efforts and reward provide incentive to the sole trader to work hard. अब यहाँ पे क्या है डायरेक्ट मोटिवेशन, सोल प्रोप्राइटर जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसके अनुसार जितना प्रॉफिट होता है वो अकेला ही रखता है, किसी के साथ उसे शेयर करने की जरूरत नहीं होती है, जिसके चलते वो सेल्फ मोटिवेटेड या डायरेक्ट मोटिवेटेड होता है। पर्सनल टच, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है उसका पर्सनल टच कस्टमर्स के साथ और एम्प्लॉयज के साथ होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उन लोगों के साथ, और इससे कम खर्च पे और कम समय पे वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है और अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है। लिमिटेशन, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स। फंड्स आर लिमिटेड टू द ओनर्स पर्सनल सेविंग और हिज कैपिटल एंड हिज बोरोइंग कैपेसिटी। यहाँ इसका लिमिटेशन भी है। बुराई ये है कि इसमें एक अकेला व्यक्ति ही उसका मालिक होता है, तो बहुत ज़्यादा वो कैपिटल उसमें नहीं लगा सकता है। उसका खुद का बोरोइंग कैपेसिटी जितना है, जितना कर्ज लेने की कैपेसिटी है, या पर्सनल अपने पास जितना सेविंग्स है, जितना कैपिटल है, उतना ही वो इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सोल ट्रेडर कैन नॉट बी अ गुड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड ही कांट अफोर्ड टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट ऑल्सो। अब सोल ट्रेडर में कम खर्च में ये चलता है, और साथ ही साथ एक सोल ट्रेडर के पास हर तरह का ज्ञान मौजूद नहीं होता है, और वो एक्सपर्ट को रख भी नहीं पाता है, क्योंकि ये कम कैपिटल में स्टार्ट हुआ है, तो उन्हें सैलरी दे पाना उसके लिए आसान नहीं होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। एज द सोल ट्रेडर हैज टू फेस द एंटायर रिस्क ऑफ बिजनेस। एक सोल ट्रेडर को पूरा बिजनेस रिस्क को बेयर करना होता है, सो ही कंपेल्स हिम टू अवॉइड रिस्क एंड बोल्ड डिसीजन। इसलिए वो रिस्क को अवॉइड करता है। अनसर्टेनिटी। डेथ, इंसॉल्वेंसी, लूनेसी और इलनेस ऑफ अ प्रोप्राइटर में लीड टू इट्स क्लोजर। कभी भी अगर प्रोप्राइटर का डेथ हो जाता है, वो पागल हो जाता है, या वो बैंकरप्ट हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। और यहाँ लिमिटेड स्कोप होता है आगे बढ़ने का, क्योंकि एक सोल ट्रेडर अकेला इसका मैनेज भी करता है, तो अगर बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, अलग अलग शहर में फैल जाएगा, तो मैनेज कर पाना उसके लिए आसान नहीं होता है। ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल इट कांट एक्सपेंड टू अ लार्ज स्केल। And suitability, where the sole tradership is suitable. Sole tradership is suitable where the personal attention to customers is required, as in tailoring, beauty parlor, etc. Where goods are unstandardized like artistic jewelry, etc. Where modest capital and limited managerial skill are required, as in case of retail store. Business where risk is not extensive, that is lesser fluctuation in prices and demand, that is stationary so. And now thank you for watching, and those who have not subscribed,
yet, please subscribe.